हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। भाई, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो लेक्चर रखेंगे वो बेस्ड होगा भारतीय संविधान के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितने भाग फिलहाल हैं और पहले जब संविधान लागू किया गया था उस समय पर कितने भाग थे, इन सभी के बारे में जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको पूरा डिटेल यहां पर बताएंगे। हमारे जो आर्टिकल्स रहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। उसी आर्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए 1 से लेकर 395 तक का सफर पूरा करेंगे और आपको बताएंगे कि आर्टिकल 1 से आगे के सभी आर्टिकल्स कितने कितने भाग में कहां कहां कौन सा आर्टिकल आता है, कौन सा भाग किस बात से संबंधित है, यानी किस भाग में क्या प्रावधान किए गए हैं। आज के लेक्चर में हम यहां पर समझेंगे और लेक्चर के लास्ट में जाकर के इस भाग से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, तो भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे और अब कितने भाग हैं, इन सभी का जवाब आपको इस लेक्चर के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संविधान के भाग के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जब हमारा संविधान लागू किया गया, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से जब शुरू किया गया, लागू किया गया, तो वो 26 जनवरी 1950 थी। लेकिन इससे पहले जब 26 नवंबर को यह बनकर के तैयार हुआ था, तब आनन फानन में जल्दबाजी में 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। बाकी का पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू किया है। तो यदि हम ये बोलें कि मूल संविधान, तो मतलब है 26 नवंबर, चाहे आप 26 जनवरी मान के चलिए, बात एक ही है। मतलब जब हमारा संविधान बना उसके बाद जो लागू हुआ वो मूल संविधान कहलाता है। तो हमारे मूल संविधान में 1949 में जब इसको अंगीकृत या स्वीकृत किया जाता है, उस समय पर 22 भाग थे। यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, आपके भाग कितने थे? 22 भाग थे। 22 भागों को शुरुआत में लिया जाता है। लेकिन आपसे अगर कहें कि फिलहाल क्या संख्या बढ़ गई है, दरअसल संख्या के आधार पर यदि पूछता है तब आपको अलग आंसर करना है, और अगर मूल संविधान पूछता है तब आपको अलग आंसर करना है। अभी समझाते हैं आपको कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, जो संविधान हमारा लागू किया गया था उस समय पर उसमें 395 आर्टिकल रखे गए थे और 8 अनुसूचियां रखी गई थी, शेड्यूल्स रखे गए। लेकिन आज की कंडीशन में हो सकता है आपको ये जो शब्द है अनुसूचियां या शेड्यूल्स, ये क्या होता है, इसके बारे में यदि जानना है तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस पर डेडिकेटेड रहेगा। आखिरकार अनुसूचियों की जरूरत क्या पड़ी और क्यों अनुसूचियां रखी गई हैं और कितनी अनुसूचियां फिलहाल हैं, ये सब बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा ये टोटल डिपेंड रहेगा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो आपको बताएं, आर्टिकल 395 रहे मूल संविधान में और 22 भाग रहे, पहली बात। आगे अभी बात करते हैं एट प्रेजेंट में सिनेरियो क्या है। सिनेरियो हमारा फिलहाल का है कि लेकिन अब संख्या के आधार पर इन्हें आप 25 आंसर करेंगे। संख्या के आधार पर क्यों 25 करेंगे? रीजन उसका है कि जब आप भाग 1, 2, 3 और 4 पढ़ते हैं तो 4 के बाद 4A भी पढ़ा जाता है। देखिए, हमारे संविधान में चाहे कोई आर्टिकल हो या कोई भाग हो, अगर उसके आगे ए लिखा हुआ है ऐसे, तो मतलब ये हमारे मूल संविधान में था। लेकिन अगर इसके आगे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यह संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये लिखा है 4A, तो कैपिटल में लिखा है, इसलिए इसका मतलब है कि यह जो भाग है ये बाद में जोड़ा गया है। बाद में कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये जोड़ा गया है। प्रकार यदि संख्या के आधार पर देखेंगे तो और भी ये भाग जोड़ा, अन्य और भाग जोड़े गए हैं, तो संख्या के आधार पर आप जवाब देंगे 25 भाग हैं। लेकिन मूल संविधान में और आज भी संविधान में भागों की संख्या फिलहाल 22 ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बात को समझिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि भाग की संख्या कितनी है? 22। लेकिन संख्या के आधार पर जब बोलता है ऐसे पर्टिकुलर्स, आपसे क्वेश्चन में बोलेगा
संख्या के आधार पर संख्या कितनी है, तो 25 है भाग हमारे फिलहाल। ठीक है, बात समझिएगा, हम बताना क्या चाहते हैं वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। यहां पर संख्या के आधार पर हमारे 25 है, क्योंकि ये जोड़ा गया है। पहले हमारे 22 भाग थे, एक ये जोड़ दिया तो 23 भाग हो गए संख्या के आधार पर, लेकिन है तो 4a का ही ना, 4a है, तो 4 आपका मेन वाला हो गया और 4a जो कि बाद में जोड़ा गया है। इसमें हमें मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। हमारे मूल कर्तव्य फिलहाल 11 हैं, लेकिन जब संविधान था, संविधान लागू किया गया था, उस समय पर कोई भी लोगों का मूल कर्तव्य नहीं बताए गए थे, बाद में इसे जोड़ा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संख्या के आधार पर 25 है, लेकिन वैसे जो भाग हैं वो 22 आज भी है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछना चाहता है, मूल संविधान पूछना चाहता है, या संविधान के भाग पूछना चाहता है, या संख्या के आधार पर पूछना चाहता है। ये आपको प्रश्न देख लेना है और बात को समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि वो भाग कौन कौन से हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन भागों से, याद रखिएगा। एक एक भाग आपको स्टार लगाते हुए चलेंगे और आप उनको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आपको यहां पर हम स्टार बना देंगे जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 भाग क्या कहता है। फिलहाल हम 22 भागों के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हीं 22 भाग में जैसे 4a आएगा तो मतलब वो 23वां हो गया संख्या के आधार। तो नंबर 1, एक भाग जो पहला भाग है ये कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन और एंड इट्स टेरिटरी। जो हमारा संघ है उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आर्टिकल नंबर 1 से शुरुआत होती है इसमें, और हमारे जो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक इसमें आते हैं। भाग नंबर 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें आर्टिकल आते हैं केवल 4, 1 से 4 तक। आगे बात करते हैं भाग 2 जो सिटीजनशिप की बात करता है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात करता है। इसमें हमारे आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक रहते हैं। याद रखिएगा 5 से 11 भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है। इसी वाले भाग में, भाग 2 में ज्यादातर जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, ज्यादातर प्रावधान। क्योंकि नागरिकता से संबंधित इसलिए था क्योंकि हमारे देश का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आना चाहते थे, इसीलिए जरूरी था कि नागरिकता से संबंधित नियम को लागू किया। भाग नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है, जो कि हमारे संविधान की रीढ़ है। आपको याद रखना है भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता दें, फंडामेंटल राइट्स लोगों के वो राइट्स होते हैं जिसके बिना इंसान जी ही नहीं सकता। जैसे आपको हवा, जो हवा आती है वो आपको नेचुरल और आपको स्वच्छ वातावरण हवा चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। अगर आपको वातावरण ही ऐसा मिलेगा जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो, आप जी नहीं सकते हैं। इसके विरुद्ध आपको मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार जो होता है वो आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं फिलहाल हमारे संविधान के अनुसार। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों के आर्टिकल क्या है भाई। यहां पर आप इन तीनों पर स्टार लगाइएगा, लेकिन इस पर डबल स्टार लगाएंगे। ये भी स्टार वाला है, ये भी स्टार वाला है। क्वेश्चंस यहां पर तीनों से पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित हमारे आर्टिकल जो शुरू होते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक, 35 तक यहां पर होता है। क्या है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में क्या क्या आपको अधिकार मिले हैं, ये हमारे आगे के लेक्चर्स में आपको समझने को। आगे भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब यहां पर हमारे संविधान में जो राज्य होते हैं उन राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको एक अच्छा राज्य बनने के लिए क्या क्या करना होगा। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन करना, जैसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना, ये सब राज्य के दायित्व हैं जो उसे एक अच्छा राज्य बनाते हैं। यहां पर निर्देश हमारे संविधान में किसी भी राज्य को दिए। ठीक है, भाग नंबर 4 याद रखिएगा, इनके बारे में प्रॉपर डिटेल से हम बात करेंगे। फिलहाल का आज का जो हमारा लेक्चर है वो भागों से संबंधित है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे आगे। भाग नंबर, यहां पर आर्टिकल्स अगर देख लें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 36 से शुरू होता है
और 36 से लेकर 51 तक जाता है। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 36 से शुरू होगा, आर्टिकल नंबर 51 तक जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है भाग नंबर 4 में। आगे बात करते हैं भाग नंबर 4A क्या है। यहां पर याद रखिएगा, माफ करिएगा, हमने यहां पर 4A नोट करना है जो कि मूल कर्तव्यों की बात करता है। ये हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। यहां पर फिर से नोट करिएगा, ये 4A है। 4A हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया और लोगों के 10 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। लेकिन फिलहाल हमारे मूल कर्तव्य 11 हैं, 10 नहीं है। एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। डिटेल से आगे बात करेंगे, फिलहाल हम यहां पर समझ लेते हैं कि हमारे इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा। तो आर्टिकल केवल एक ही है, 51A। तो दोनों चीजें याद रखना, वहां पर 51A तक था, अभी लास्ट जो आपने पढ़ा, यहां पर 51A में ही आपको 11 प्रकार के मूल कर्तव्य आपके दिए हुए हैं फिलहाल। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। दोनों ही बातें याद रखेंगे। भाग 4A है, आर्टिकल इसमें केवल एक आता है 51A, मूल कर्तव्यों की बात करता है। आगे बात करते हैं भाग नंबर 5, यूनियन। हमारा जो केंद्र है, यूनियन है, उसकी बात करता है। यूनियन का क्या मतलब होता है, ये भाग नंबर 1 में जब आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे, आर्टिकल नंबर 1, तब आपको बताएंगे कि यूनियन का क्या मतलब होता है, क्योंकि वहां पर आर्टिकल नंबर 1 है, 2, 3 और 4 ये तीनों कनेक्टेड हैं, तीनों रिलेटेड हैं इससे, तो इसी में आपको बताएंगे। तो संघ के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं। भाग नंबर 5 याद रखिएगा, हमने यहां पर स्टार नहीं लगाया है, ये तीनों चीजें स्टार वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये आती है। आगे बात करते हैं भाग नंबर 6, जो स्टेट्स की बात करता है, राज्यों की बात करता है। और इसमें क्या है, आर्टिकल 152 से शुरू होगा और आर्टिकल 237 तक जाएगा। याद रखिएगा, आर्टिकल 152 से शुरू होगा और आर्टिकल 237 तक जाएगा। इस वाले भाग को, चूंकि इसमें राज्यों की बात की जाती है, इसीलिए इसे राज्यों का संविधान भी कहते हैं। एक बार सवाल पूछा गया था एमपीपीसीएस प्री में, राज्यों का संविधान, एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया था कि भाई बताइए किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है। अब लोगों को डाउट होने लगा, लेकिन जो लोग समझदार थे, जिन्होंने रिवीजन अच्छे से किया था, वो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 6 वो केवल राज्यों की बात करता है, इसीलिए राज्यों का यहां पर संविधान इसे कहा जाता है। टोटल बातें राज्यों की। आगे बात करते हैं भाग नंबर 7, इसमें पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य जो है इसमें हटा दिए गए, ये दिए हुए थे, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें आर्टिकल आता था 238, फिलहाल ये इसको रिप्लेस कर दिया गया है। याद रखिएगा भाग 7, जो भाग 7 है, इसमें पहली जो अनुसूची थी, इसमें इसको रिप्लेस किया गया। याद रखिएगा भाग नंबर 8 आपको बता दें, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, जो कि भाग नंबर 8 में है। यहां पर हम इन दोनों पर लगाते हैं। ये एक्चुअल में एग्जाम में बड़ा कम पूछा गया है, इसलिए हमने यहां पर आपको स्टार नहीं बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, जहां जहां स्टार आपको बता रहे हैं और जहां पर डबल या ट्रिपल स्टार बताएं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग इसी का आर्टिकल्स जो हमारे दे रखे हैं, द यूनियन टेरिटरी के 239 से लेकर 242 तक, 239 से 242 तक यहां पर आर्टिकल्स दे रखे हैं भाग नंबर 8 में। आगे बात करते हैं भाग नंबर 9, पंचायत की बात करता है। पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे भारत में लागू है, इसी की बात करता है। यानी यहां पर स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस की बात की जा रही है, स्वशासन की बात की जा रही है भाग नंबर 9 में। के बाद एक आता है भाग नंबर, इसमें अगर देखें कि आर्टिकल कौन से हैं, तो 243 से शुरू होता है। तो एक तो होगा आर्टिकल 243, उसके बाद 243A, 243B, उस तरीके से C करते हुए लास्ट तक पहुंचना है O तक। याद रखिएगा, एक एक आर्टिकल आपको समझाएंगे जब इन्हीं की हमारे आगे सीरीज चलेगी, पूरा समझाएंगे आपको कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। तो यहां पर 243 से 243 O तक के बारे में बताया गया है।
जो कि पंचायती राज या लोकल गवर्नेंस के बारे में है। देखिए, जैसे कि पंचायतों में जो आपकी जैसे हमारे देश में संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड, उसी प्रकार उनका कौन सा होता है, उनका निर्वाचन, ये सब कुछ आपको इसी में बताएंगे, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 243 से शुरू होता है और 243 ओ तक जाता है। ओ से आगे के जो हैं वो जोड़े गए हैं 9A में। इसमें नगर पालिकाएं या म्युनिसिपैलिटीज दी गई हैं। इसमें जो आर्टिकल्स आपके शुरू होंगे ये MNO यहां खत्म हो जाएगा, उसके बाद P से शुरू होंगे, तो यानी 243 P Q R इस तरीके से चलते हुए ZG तक जाएंगे। Z के बाद आएगा ZA, ZB, ZC और G तक जाएगा, जो कि नगर पालिकाओं के बारे में हमें बताता है। नगर पालिकाओं का जो हमारा भाग है वो 9A है। और लोकल गवर्नेंस, ये सभी लोकल गवर्नेंस में ही आता है, लेकिन लोकल गवर्नेंस के लिए भाग यदि पूछता है तो 9 आंसर करेंगे। आगे बात करते हैं, भाग 9B क्या कहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों के बारे में कहता है। और इसमें जो स्टार्ट होता है यहां पर फिनिश होगा, इसके बाद 243 ZH से शुरू होगा और ZT तक जाएगा। याद रखिएगा, इनके बारे में यदि आपको पहले कभी कंफ्यूजन रहा है तो हमारे लेक्चर्स के बाद आपको इसका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की श्योरिटी हमारी है। आगे बात करते हैं भाई, यहां पर 9B तक हमने समझ लिया। इसके बाद भाग 10 यानी पार्ट 10 की बात करें तो यहां पर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज इसमें बताए गए हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं। अनुच्छेद 244 से लेकर 244 से लेकर 244A तक जाता है। केवल इतने ही आर्टिकल इसमें। आगे बात करते हैं, भाग नंबर 11 कहता है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट, एंड जो हमारी स्टेट्स हैं और यूनियन के बीच जो संबंध है वो भाग नंबर 11 में हमें दिए गए हैं। आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 245 से शुरू होते हैं और 263 तक हमारे आर्टिकल भाग नंबर 11 में जाते हैं। ठीक है, भाग नंबर 12 की बात करते हैं, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और बाद, यानी फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड शॉर्ट्स है। याद रखिएगा, यहां पर जो आर्टिकल्स हैं वो 264 से शुरू होता है और 300A तक जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 300A में अब हमारा, या फिर हिंदी में बोले तो 300 क में हमारा संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और 300A में ही जोड़ा गया है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी किसी आर्टिकल के बाद आपको ये कैपिटल देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया आर्टिकल या भाग है। लेकिन अगर यहीं पर आपको ऐसे मिलता 300A, तो मतलब ये हमारे मूल संविधान में था, एक सब आर्टिकल है। बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, 264 से लेकर 300A तक के हमारे आर्टिकल इसी में दे रखे हैं भाग नंबर 12 में। देखिए, कम पूछा गया है, भाग 11-12 बहुत कम पूछे गए हैं। जहां मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा हम आपको स्टार बना देंगे, वहां पर आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बात करते हैं, भाग 13, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, हमारी जो टेरिटरी है इसके भीतर जो व्यापार होगा, ट्रेड होगा, वाणिज्य और समागम जो होगा, यानी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में कहा गया है, यानी ट्रेड, व्यापार के बारे में बताया गया है भाग नंबर 13 में। आगे बात करते हैं, इसके आर्टिकल्स जो रहेंगे वो 301 से 307 तक आर्टिकल रहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 में दे रखा है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। यहां पर अगर आर्टिकल्स की बात करें तो हमारे आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक हैं। यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र हमारा आर्टिकल नंबर 315 में दिया गया है, जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं प्रदान करता है। जो केंद्र लेवल की जॉब्स होती हैं, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो यही यूपीएससी कराता है। बाकी सभी राज्यों में उनके अधीनस्थ एक आयोग बनाए हुए हैं, जिनके आगे आपने देखा होगा पीएससी लगा होता है, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इसके आगे हम यूपी लगा दें तो यूपी पीएससी हो जाएगा, एमपी लगा दें तो एमपी पीएससी हो जाएगा। ये सब जो आयोग होते हैं ये अधीन होते हैं केंद्र वाले के। तो हर राज्य में एक आयोग मिलेगा जो कि पीएससी कहलाता है। वो उस राज्य में सबसे बढ़िया जॉबें जो होती हैं, सबसे बड़ी जो जॉब्स होती हैं, उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
वो यूपी का, जैसे यूपीपीएससी है वो यूपी का पीसीएस का एग्जाम कराएगा, लेकिन अगर आप केंद्र में देखें आईएएस का एग्जाम जो कराएगा वो यूपीएससी कराएगा। तो भाग नंबर 14 याद रखिएगा, मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। तो भाग नंबर 14 ये बताता है कि इसमें हमारा आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 तक का इसमें जिक्र किया गया है, और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो इसमें बताई गई है। आयोगों की बात भी इसी में की गई। आगे देखें कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में 14A दिया गया है, जो कि 14A किसके बारे में है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। इसमें आर्टिकल्स जो दे रखे हैं 323A और 323B दे रखा है। देखिए कुछ फैक्ट्स है, ये आपको याद करने होंगे। भाग नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग नंबर 15 जो इलेक्शंस की बात करता है, चुनाव की बात करता है। आप जानते हैं कि चाहे राज्य में विधायक का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हो, संसद का चुनाव हो, इन सब को केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है वो इसको कराता है। ठीक है भाई, तो यहां पर चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि हमारे राज्यों में जो प्रधानी का इलेक्शन होता है, पंचायतों का होता है, या नगर पालिका लोकल गवर्नेंस का जो इलेक्शन होता है उसे राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि विधायकों का, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमएलसी हो, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सभी का इलेक्शन जो करवाता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, केंद्र वाला। याद रखिएगा, वहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोग राज्य निर्वाचन आयोग लगा देते हैं जब राज्य के विधायकों की बात होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आगे बात करते हैं। भाग नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर आपको डबल स्टार बनाना है और यहां पर आपको लिखना है 324 से लेकर 329A तक यहां पर आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। भाग नंबर 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। आपका जो यहां पर आर्टिकल्स हैं 330 से लेकर 342 तक हैं। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक इसमें दिए गए हैं। आगे बात करते हैं भाग नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, ट्रिपल स्टार इसमें लगाइएगा आप। ठीक है, हालांकि हमने भाग नंबर जो 4 आपको बताया, भाग नंबर 3 जो बताया उसमें तो 5 स्टार लगाना, वहां पर तो भाई बहुत पूछता है। भाग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 4A इन पर तो 5 स्टार लगाना सब पर। यहां पर राजभाषा के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हमें आर्टिकल जो देखने को मिलते हैं ये 343 से 351 तक, 351 तक देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज से ये होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक होती है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा का मतलब है नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, एक तो ये होती है, और एक होती है राजभाषा। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेशनल लैंग्वेज लिख देते हैं और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी राष्ट्रीय भाषा इस समय कोई नहीं है। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, जबकि राजभाषा हमारी हिंदी है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ऐसा क्यों है, ये आपको जब हम राष्ट्रीय भाषा पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है, राजभाषा क्यों है। राजभाषा हमारी हिंदी है, जबकि राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई नहीं है। याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। आगे देखते हैं, राजभाषा 343 से लेकर 351 तक हमारे आर्टिकल्स दे रखे हैं। आगे बात करते हैं, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। 18 जो हमारा भाग है, ये भाग बताता है इमरजेंसी प्रोविजंस। जो भारत में आपात उपबंध होते हैं, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, या फिर वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंस इमरजेंसी हो, इन सब के बारे में हमें भाग नंबर 18 बताता है। और इसके आर्टिकल जो शुरू होते हैं 352 से शुरू होते हैं 360 तक। 352 में नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल होता है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आपको इनके बारे में बताएंगे कि इमरजेंसी लगने पर लोगों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, संसद से कितने समय में इनका पास होना जरूरी है, किसमें कम समय लगता है, किसमें ज्यादा समय लगता है, नेशनल इमरजेंसी देश में कितने समय के लिए अधिकतम लगाई जा सकती है। इन सब के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे जब हमारा ये भाग नंबर 18 आएगा। आगे बात करते हैं, भाग नंबर 19 के बारे में देख लेते हैं।
19 क्या कहता है? भाग नंबर 19 क्या कहता है, इसको देखते हैं। भाग नंबर 19 कहता है विभिन्न उपबंध, मिसलेनियस प्रोविजंस हमारे इसमें दिए गए हैं। और आर्टिकल्स देखिएगा 361 से लेकर 367 तक इसमें दिया गया है, 361 से 367। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम स्टार नहीं लगा रहे हैं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर तो आप 5 स्टार लगाएंगे। संविधान का संशोधन, हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो कुल मिलाकर के 3 प्रकार से होता है, लेकिन इसमें जो दिया है वो केवल एक ही आर्टिकल है, और एक ही आर्टिकल हमारा कौन सा है? 368। याद रखिएगा, संविधान संशोधन के लिए हमारे भाग नंबर 20 में केवल एक ही आर्टिकल दिया है, और इस आर्टिकल के तहत केवल 2 तरीके से हमारे भारत में या संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में जो संशोधन है आप सब जानते हैं कि यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और साउथ अफ्रीका से संविधान का संशोधन का जो प्रावधान है वो हमने लेकर के 2 तरीके के जो संविधान संशोधन है, जिसमें होता है विशेष बहुमत और दूसरे में होता है विशेष बहुमत और 50% से ज्यादा विधानसभाओं का अनुमोदन। ये टिपिकल वाला दोनों 368 में आता है, और साधारण बहुमत से ये जो होता है वो आर्टिकल नंबर 368 में नहीं आता। अगर पूछ ले कि हमारे संविधान में कुल कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है, तो 3 प्रकार से होता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 368 के तहत 2 ही प्रकार से होता है। उसी का जिक्र इसमें किया गया है। भाग नंबर 20, आप इस पर स्टार लगाइएगा भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार हमने इसको दिया है। अब भाग नंबर 20 है जिसमें आर्टिकल नंबर 368 आता है। आगे बात करते हैं 21 कहता है स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, टेम्पररी और ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। आगे बात करते हैं 21वां, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पे स्टार लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि भाग नंबर इसका 21वें का ध्यान रखिएगा, 369 से 392 तक इसमें भाग दे रखे हैं। भाग 22 और आखिरी भाग है, लघु शीर्षक है, प्रारंभ है, आधिकारिक भाषा है और निरसन है, यानी शॉर्ट टाइटल है, और आपका टेक्स्ट इन हिंदी और रिपील्स है। ये सब आपका भाग नंबर 22 में दिया गया है। इनमें अगर आपको जानना हो कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, भाग नंबर 20 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने 5 स्टार आपको पहले ही बता दिया है, ये याद रखिए। तो आपको यदि हम कहें कि कौन कौन से भाग आपको याद करने चाहिए, जिसका रट्टा 100% लगाना है आपको, भाग 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7 को छोड़ सकते हैं, 8, उसके बाद आप 14 याद रखिएगा, 15, 17, 18 याद रखिए, और 20 इनको तो कम से कम याद ही कर लेना भाई, ये तो बहुत ज्यादा सवाल रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने यहां पर सारे आपको भाग बता दिए हैं, और इसका भी आर्टिकल आप याद रखिएगा 393 से लेकर 395 तक का इसमें दिया गया है। ये निरसन क्या है, ये रिप्लेस इसमें इसलिए दिया गया है कि 395 ये आर्टिकल कहता है कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, तो इसी में लिखा था कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक हमारे देश का जो कानून काम करेगा वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार काम करता रहेगा, ऐसा हमारा 395 में लिखा हुआ था। और जब 16 आर्टिकल लागू किए गए 26 नवंबर को, उसी समय पर ये 16 आर्टिकल में 395 आर्टिकल भी था, जिसमें बाकी के नागरिकता के थे और एक ये वाला था। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से, उस समय पर ये संविधान का जो आर्टिकल 395 है इसे समाप्त किया गया। फर्स्ट डे इसी को समाप्त किया गया, बाकी सारे आर्टिकल लागू किए। तो यहां पर हमने आपको 22 भाग बता दिए हैं। अब ऐसा करते हैं, 22 भाग तो आपने जान लिए, इनको याद करना है आपको। अगर आपको याद करने में तकलीफ होती है तो एक बार लेक्चर देखिएगा, उसके बाद कभी फिर से 1.25x या 1.5x पर एक बार इनको सुन लीजिएगा, आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी और रट जाएंगी। यहां पर देख लेते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग का हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of Indian Constitution? जब भी आपको ऐसा कोई प्रश्न मिलता है, इस पर अंडरलाइन करिएगा नोट पर, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे नोट वाले पूछे जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। तो याद रखिएगा, यहां पर हम आपको जो बता रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। हाँ जी, ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस में देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स हैं और यानी मौलिक अधिकार, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। आपको बताना है कि हमारे किसी भी संवैधानिक भाग से संबंधित नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपने जस्ट अभी पढ़ा है, और ये जो प्रश्न पूछा गया है ना, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में, और प्रीलिम्स में पूछा गया 2021 में। अब आपको लग रहा है ना कितना आसान प्रश्न है, लेकिन वहां पर लोगों को टफ लगता है, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे चीजें टफ ही लगेंगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? क्योंकि आपने मौलिक अधिकारों का भाग नंबर 3 पढ़ा अभी जस्ट, ये देखिएगा, भाग नंबर 3 पढ़ा आपने, इसका भाग नंबर 4 पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नंबर 4 आपने पढ़ा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का भाग नंबर 3 पढ़ा है। प्रियम्बल हमारे संविधान में ही है, लेकिन राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, ये तो नहीं है। फिस्कल पॉलिसी को हमारी केंद्र सरकार या सरकार जो है वो बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के जैसी ही ये होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बनाती है। ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है भाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है? इसे आप आसानी से बता सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें शामिल किए गए हैं? भाग नंबर 3 आप जानते हैं, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग नंबर 4 किससे संबंधित है ये आप जानते हैं। भाग नंबर 5 किससे संबंधित है? भाग नंबर 6 अभी हमने आपको पढ़ा दिया। ये जो प्रश्न पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फोर्थ में ही तो अभी बताया ना, फोर्थ में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में किया गया है? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है। तो आपको बताना है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ डिस्क्राइब्ड। तो ऑप्शन है आपके भाग यानी पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 ए, और इसके बाद पार्ट 5। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है, जो कि 4th ए में था, 4th ए में था। एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्ट 4th ए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संघ की संरचना से संबंधित है? याद रखिएगा, यहां पर पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन यूनियन? पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एग्जाम यूपीएससी का था 2019 का, उसमें पूछा गया प्रीलिम्स में। तो इसका राइट आंसर आप खुद बता सकते हैं। भाग 1 किसके बारे में बात करता है? भारतीय संघ की संरचना के बारे में बात करता है, यहां पर पार्ट ए है, राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है? आप जानते हैं, नागरिकता के बारे में बात करता है। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल इसमें दे रखे हैं। भाग 3 में क्या दे रखा है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 से लेकर 35 तक दे रखे हैं। भाग 4 में आप जानते हैं 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, डीपीएसपी से संबंधित है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्यसभा का गठन किया गया है? यानी आपको क्वेश्चन आंसर करना है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द राज्यसभा प्रोवाइडेड? ऑप्शन है आपके पार्ट 5 यानी 5 में, पार्ट 6 यानी 6 में, इसके बाद पार्ट 7 यानी 7 में, पार्ट 8 यानी 8 में। तो यहां पर यह सवाल यूपीएससी का है, प्रीलिम्स का 2019 का, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 5 में दे रखा है राज्यसभा। आप जानते हैं कि राज्यसभा लोकसभा द यूनियन में दे रखा है, और यूनियन का पार्ट हमारा 5 है। आर्टिकल आप लोग जानते होंगे कि राज्यसभा का आर्टिकल क्या है। यदि आप जानते हैं कि राज्यसभा का आर्टिकल क्या है, किस अनुच्छेद में इस राज्यसभा के बारे में बताया गया है, तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। राज्यसभा यानी अपर हाउस ऑफ द संसद, पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है, इसका आर्टिकल एक बार कमेंट करके बताइए।
आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में न्यायपालिका की भूमिका को परिभाषित किया गया है? जुडिशरी का, यानी इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रोल ऑफ द जुडिशरी डिफाइंड? ऑप्शन है आपके पार्ट 5th, पार्ट 6, पार्ट 7th और पार्ट आपका 8th। 9th यहां पर ऑप्शन में दिया गया है 9th। ऑप्शन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यूपीपीएससी का एग्जाम 2022 में पूछा गया है। याद रखिएगा, यहां पर पार्ट 5 कहता है जुडिशरी के बारे में बताता है। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, आर्टिकल नंबर 50 पृथक्करण बताता है, लेकिन भाग नंबर 5 इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी रोल ऑफ दी न्यायपालिका जुडिशरी को बताता है। ये पार्ट 5 आप याद रखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन के प्रावधान है? जस्ट अभी हमने पढ़ाया है आपको, यहां पर बताना है इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेंशन्ड। आपको बताना है कि लोकल स्थानीय स्वशासन हमारे किस भाग में दे रखे हैं। भाग 9 है, भाग 10 है, के बाद भाग 11 है और ऑप्शन में है भाग 12। इसका आप आंसर हमें बताइएगा। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है। इसका आंसर आप कमेंट में, नीचे जो कमेंट आ रहा है सेक्शन, उस कमेंट में आप कमेंट करिएगा। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है कि हमने अभी पढ़ाया है? उम्मीद करते हैं आप इसका सही आंसर करेंगे और जो भी आपके मन में है, जो भी आंसर आप देना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके आप हमें बताइएगा। और ये जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आंसर जो आपको लगता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, इनमें से कोई सा भी लगता है आप कमेंट करके एक बार हमें बताइएगा। ठीक है भाई, यहां पर हमने प्रश्न भी इंपॉर्टेंट वाले कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में 2019 में पूछा गया है। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, आप देना चाहते हैं या कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर दे देंगे। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन लेक्चर्स के आपको सबसे पहले मिल पाएंगे। और अगर पॉसिबल हो, आपको लगता है कि ये जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं ये आपकी मदद कर रहा है, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप में, सभी में आप शेयर कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं भाई, इसके बाद आपको बता दें कि आप इनके अलावा, यूट्यूब के अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने से फायदा आपको यह मिलेगा कि वहां पर डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको मिलती रहेगी। बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ, चाहे वो करंट अफेयर हो, वीकली करंट अफेयर हो, मंथली करंट अफेयर हो, सभी के पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो भाई आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है और अगर आप डिस्क्रिप्शन के द्वारा नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर के @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा। ये येलो कलर का आपको एक लोगो दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर आपको मिलेगा। बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, @ लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा। फेसबुक पर भी जुड़। बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।